Good evening, viewers. Welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 31 तक। सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 31 के अंतर्गत मेंस के लिए सामान्यतः कोई सवाल नहीं बनता है, केवल प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं। इस टॉपिक से पहले स्पेशल प्रीलिम्स के लिए धारा 300 से लेकर के धारा 371 के बीच में कहाँ कहाँ प्रीलिम्स का सवाल बनता है, इसको पहले ही सब आपको बता चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है कि सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 31 के बीच में प्रीलिम्स का कहाँ कहाँ पर सवाल बनता है। तो अब सबसे पहले देखा जाए तो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि यदि सीआरपीसी में कहीं भी मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है तो मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ लगाया जाएगा। यदि आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं और किसी सेक्शन में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है और उससे पहले एडजेक्टिव एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सिक्यूटिव जुडिशियल शब्द नहीं लिखा है तो उस मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ लगाया जाएगा। तो सेक्शन 3 इस बात को स्पष्ट कर देता है कि जहां पर केवल मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है और उससे पहले एडजेक्टिव जुडिशियल और एक्सिक्यूटिव नहीं प्रयोग किया गया है तो उसका अर्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लगाया जाएगा। तो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज मिली कि आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं और उसमें मजिस्ट्रेट शब्द आ गया तो उसका क्या अर्थ समझा जाएगा, उसका अर्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। सेक्शन 3 के बाद जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 के अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं या अन्य विधियों के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं उसका अन्वेषण, जांच एवं विचारण कैसे किया जाएगा। आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जो संहिता की प्रथम अनुसूची है उसमें अपराध को 2 भागों में बांटा गया है। एक भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराध है और दूसरा अन्य विधियों में वर्णित अपराध है। तो धारा 4 बताती है कि भारतीय दंड संहिता में वर्णित कोई अपराध है तो उसका अन्वेषण, जांच एवं विचारण सीआरपीसी के अनुसार किया जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन यदि कोई अदर्स लॉ है, अन्य विधि में कोई वर्णित अपराध है, उसका अन्वेषण, जांच, विचारण कैसे किया जाएगा तो अन्य विधि में वर्णित अपराध का अन्वेषण, जांच एवं विचारण सीआरपीसी के अनुसार ही किया जाएगा। लेकिन यदि उस अन्य विधि में अन्वेषण, जांच, विचारण के संबंध में कोई विशेष उपबंध दिया गया है तो उसके अध्ययन रहते हुए ही किया जाएगा। अर्थात यदि आदर्श लॉ के अंतर्गत अन्वेषण, जांच, विचारण के संबंध में विशेष कोई उपबंध दिया गया है तो उसके अनुसार किया जाएगा।
आप जानते हैं कि स्पेशल लॉ और जनरल लॉ दोनों में यदि किसी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्पेशल लॉ का जो प्रोविजन होता है वो जनरल लॉ के ऊपर वह प्रिवेल करता है। तो यदि अन्य विधि के अंतर्गत अन्वेषण जांच विचारण के संबंध में कोई विशेष रीति बताई गई है तो वह अप्लाई करेगी, न कि सीआरपीसी करेगी। सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 6 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 6 में बताया गया है कि दंड न्यायालय के क्या वर्ग हैं, दंड न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन न्यायालय आते हैं। तो दंड न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन न्यायालय आता है, तो इसमें एक तो हाई कोर्ट आता है, दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन आता है, तीसरा फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है या महानगर मजिस्ट्रेट है यह आता है, और चौथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है। तो दंड न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से मजिस्ट्रेट आते हैं, तो दंड न्यायालय के अंतर्गत हाई कोर्ट आता है, कोर्ट ऑफ सेशन आता है, फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट आता है, सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट आता है, और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत आता है। तो इसको ध्यान में रखना है। सेक्शन 6 को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हाई कोर्ट दंड न्यायालय के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो सेक्शन 6 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उच्च न्यायालय एवं अन्य विधि के अंतर्गत जो न्यायालय बताए गए हैं उसके अतिरिक्त दंड न्यायालय में कोर्ट ऑफ सेशन आता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आता है, सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट आता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हाई कोर्ट भी दंड न्यायालय के अंतर्गत शामिल है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो दंड न्यायालय के अंतर्गत हाई कोर्ट भी आता है। आगे चल करके देखेंगे कि सेक्शन 28 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है वह दंड भी दे सकता है। सेक्शन 26 चल करके बताएंगे, वहां पर देखेंगे कि हाई कोर्ट ट्रायल भी कर सकता है। तो दंड न्यायालय के अंतर्गत हाई कोर्ट सम्मिलित है। दूसरी चीज ध्यान रखना है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब इसमें देख रहे हैं कि सीजीएम का कोर्ट इसमें शामिल नहीं है। तो वास्तव में जो सीजीएम होता है या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है और जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होता है, उसी को सेक्शन 12 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। यही कारण है कि सेक्शन 6 में दंड न्यायालय के वर्ग के अंतर्गत इसमें सीजीएम को और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें शामिल इसमें नहीं माना गया है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होता है उसी को हाई कोर्ट के द्वारा सीजीएम अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। इसलिए सेक्शन 6 के अंतर्गत सीजीएम को, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये सेक्शन 6 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान में रखना है। अब सेक्शन 6 के बाद सेक्शन 8 पढ़ेंगे कि महानगर क्षेत्र किसे कहा जाएगा। तो महानगर क्षेत्र किसे कहा जाएगा, तो राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके कोई भी ऐसा क्षेत्र है
या नगर है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है उसको महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो प्रीलिम्स में एक बार सवाल पूछा गया है कि महानगर क्षेत्र होने के लिए आबादी कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो जो सेक्शन 8 है ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखें सेक्शन 8 के बाद सेक्शन 9 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और सेक्शन 9 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सेशन के संबंध में प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 9 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 9 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सेशन खंड के लिए राज्य सरकार के द्वारा सेशन न्यायालय स्थापित किया जाएगा। दूसरी चीज कि जो सेशन न्यायालय होगा उसका जो पीठासीन अधिकारी होगा वो कौन होगा, सेशन जज होगा और सेशन जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। और अपर सेशन न्यायाधीश है, सहायक सेशन न्यायाधीश है, इसकी भी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो कुल मिलाकर के जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जो सेशन न्यायालय होता है, इसमें 3 जज होते हैं। एक सेशन जज होता है, दूसरा एडिशनल सेशन जज होता है और तीसरा असिस्टेंट सेशन जज होता है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दोनों का पद इक्विवेलेंट माना जाता है और यही कारण है कि सेक्शन 10 स्पष्ट कर देता है कि जो असिस्टेंट सेशन जज होगा, जो सहायक सेशन जज होगा, वह सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ माना जाएगा। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है उसमें एक सेशन जज होता है, अपर सेशन जज होता है और सहायक सेशन जज होता है। सेशन जज एवं अपर सेशन जज इन दोनों का जो पद होता है वो समवर्ती होता है, वो इक्विवेलेंट होता है। लेकिन जो सहायक सेशन न्यायाधीश होता है वह सेशन न्यायाधीश के उसको अधीनस्थ माना जाता है। यही कारण है कि आप चल करके जब अपील चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेक्शन 374 पढ़ेंगे और धारा 374 में पढ़ेंगे अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे सेशन न्यायाधीश है तो सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति का विचारण करके यदि उसका कन्विक्शन कर देता है तो ऐसे कन्विक्शन के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में होती है। लेकिन यदि सहायक सेशन न्यायाधीश है और उसने 7 वर्ष से कम का दंडादेश पारित किया है तो उसके विरुद्ध अपील कोर्ट ऑफ सेशन में ही हो जाती है। तो जो सहायक सेशन न्यायाधीश होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन के अधीन उसको माना जाता है। यहाँ तक आप देखेंगे कि जो सेक्शन 28 है तो धारा 28 के अंतर्गत जो सेशन जज है, अपर सेशन जज है, ये दोनों को अधिकार दिया गया है कि वह मृत्युदंड, आजीवन कारावास तक की सजा दे सकते हैं। लेकिन जो सहायक सेशन न्यायाधीश होता है वह मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है। अर्थात जो सहायक सेशन न्यायाधीश होता है वो केवल 10 वर्ष तक का ही दंड दे सकता है।
इस तरीके से सेक्शन 9 और सेक्शन 10 से स्पष्ट हुआ कि कोर्ट ऑफ सेशन में 3 जज होते हैं, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश। और सेक्शन 10 स्पष्ट कर देता है कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश है उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ माना जाएगा। ध्यान रखना है कि अब जैसे मान लीजिए कि यदि सेशन जज कोर्ट में किसी कारणवश अनुपस्थित है तो सवाल ये है कि यदि कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है और सेशन जज कोर्ट में अनुपस्थित है तो उसका निस्तारण किस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो हाई कोर्ट को इम्पावर्ड किया गया है कि हाई कोर्ट यदि सेशन जज अनुपस्थित है तो वह अपर सेशन न्यायाधीश को मामले का निस्तारण करने के लिए कह सकता है। यदि अपर सेशन न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो सहायक सेशन न्यायाधीश को कह सकता है, और यदि सहायक सेशन न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो हाई कोर्ट सीजीएम को भी उस मामले का निस्तारण करने के लिए उसको चाहे तो इम्पावर्ड कर सकता है। तो इस पॉइंट को भी इसमें ध्यान में रखना है। अब आगे चलें तो सेक्शन 10 के बाद जो सेक्शन 11 है इसमें बताया गया है मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अब जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है तो प्रत्येक जिले में राज्य सरकार हाई कोर्ट के परमिशन से प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए वह न्यायालय की स्थापना कर सकती है, और जो इसका पीठासीन अधिकारी होगा उसको हाई कोर्ट के द्वारा उसको नियुक्त किया जाएगा। तो देखें सेक्शन यह 11 से भी पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आता है और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट आता है। और सेक्शन 12 इस बात को स्पष्ट कर देती है कि जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को ही हाई कोर्ट उसको सीजीएम उसको नियुक्त कर सकती है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट को इम्पावर्ड किया गया है कि हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उसको नियुक्त कर सकती है। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत एक तो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट आता है, दूसरा सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट आता है, यही दो केवल आते हैं। और बाकी जो सीजीएम होता है, एडिशनल जो सीजीएम होता है, इसको जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होता है उसी को हाई कोर्ट सीजीएम और एडिशनल सीजीएम उसको नियुक्त करता है। अब इसके बाद सेक्शन 12 के बाद सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और सेक्शन 13 में बताया गया है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अब सवाल ये है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला सवाल इसमें यही है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट करता है। दूसरी चीज कि हाई कोर्ट जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है वह किसके रिक्वेस्ट पर करता है, किसके अनुरोध पर करता है, तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की रिक्वेस्ट पर करता है। तीसरी चीज ध्यान रखना है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किसको नियुक्त किया जा सकता है। तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो सरकारी पद को धारण करता है। और चौथी चीज ध्यान रखना है कि यदि कोई विशेष मामला है, कोई स्पेशल केस है या विशेष वर्ग का मामला है,
तो उसका निस्तारण करने के लिए जो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट है, हाई कोर्ट सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट उसको नियुक्त कर सकता है। तो सेक्शन 13 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, किसके रिक्वेस्ट पर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर करता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किसको नियुक्त किया जा सकता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो सरकारी पद को धारण करता है। और चौथी चीज आपको बताए कि कोई विशेष मामला है, विशेष वर्ग का मामला है, तो उसका निस्तारण करने के लिए सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। और सेक्शन 13 में जो कई बार सवाल पूछा गया है वो सेक्शन 13 का सब क्लास 2 और सेक्शन 13 का सब क्लास 2 से प्रश्न ये बनता है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितने समय तक के लिए की जा सकती है। तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 1 वर्ष तक के लिए की जा सकती है। तो ये प्रीलिम्स के लिए ये विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है। अब सेक्शन 13 के बाद आगे चलें तो सेक्शन 13 के बाद सेक्शन 15 को भी ध्यान में रखना है। सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वह किसके अधीनस्थ माने जाएंगे। तो अब मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आपने देखा कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक तो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट आता है, सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट आता है और फिर सीजीएम आता है और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इसके अंतर्गत आता है। तो अब जो सीजीएम होता है, सीजीएम किसके अधीनस्थ होता है, तो सीजीएम कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ माना जाता है, अर्थात सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ माना जाता है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से जो भिन्न मजिस्ट्रेट हैं वह किसके अधीनस्थ माने जाते हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन के अधीन रहते हुए वह सीजीएम के अधीनस्थ माने जाते हैं। तो जो सीजीएम होता है वो सेशन जज के अधीनस्थ होता है और अन्य जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वह सेशन न्यायाधीश के अधीन रहते हुए वो सीजीएम के अधीनस्थ उनको माना जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब आगे देखें सेक्शन 15 के बाद सेक्शन 18 है, धारा 18 और सेक्शन 18 भी इम्पॉर्टेंट है कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, जैसे सेक्शन 13 के अंतर्गत आपको बताए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक उसी प्रकार से सेक्शन 18 में बताया गया है स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर, विशेष मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। दूसरा किसके रिक्वेस्ट पर की जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर की जाती है या स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर की जाती है। और तीसरा सवाल यहाँ पर भी बनता है कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट किसको नियुक्त किया जा सकता है, तो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो सरकारी पद को धारण करता है। और यहाँ पर भी प्रीलिम्स का सवाल ये बनता है सेक्शन 18 का सब क्लास 2 धारा 18 की उपधारा 2 के अंतर्गत कि जो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट होता है इसकी नियुक्ति कितने समय तक के लिए की जाती है,
तो जैसे सेक्शन 13 के सब क्लास 2 के अंतर्गत आपने देखा कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 1 वर्ष तक के लिए की जाती है, उसी प्रकार से सेक्शन 18 सब क्लास 2 के अंतर्गत विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 1 वर्ष तक के लिए की जाती है। तो ये सेक्शन 13, सेक्शन 18 ये दोनों प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 18 के बाद सेक्शन 20 ध्यान रखिएगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संबंधित प्रोविजन किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है, तो सेक्शन 20 के अंतर्गत दिया गया है। अब जैसे सेक्शन 13, सेक्शन 18 उसी प्रकार से सेक्शन 21 को ध्यान में रखेंगे। सेक्शन 21 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है, तो धारा 21 स्पष्ट कर देती है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ये राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। राज्य सरकार जितने समय तक के लिए उचित समझती है उतने समय तक के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है। तो अब कोई कंफ्यूजन न रहे कि जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितने समय तक के लिए की जाती है, सेक्शन 13 सब क्लास 2 1 वर्ष तक के लिए की जाती है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितने समय तक के लिए की जाती है, सेक्शन 18 सब क्लास 2 के अंतर्गत आपने देखा कि 1 वर्ष तक के लिए की जाती है। लेकिन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है, यह राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। राज्य सरकार जितने समय तक के लिए उचित समझती है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है। तो सेक्शन 21 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब आगे देखें सेक्शन 21 के बाद अब आगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वह सेक्शन है सेक्शन 24। सेक्शन 24 और सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित है। सेक्शन 24 में ध्यान रखना है कि सेक्शन 24 में कुल कितने उपखंड दिए गए हैं, कुल कितने इसमें सब क्लाज दिए गए हैं, तो कुल 9 सब क्लाज इसमें दिए गए हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब सेक्शन 24 में देखेंगे कि 3 प्रीलिम्स के सवाल इसमें पूछे जा चुके हैं। सेक्शन 24 का सब क्लाज 4, सेक्शन 24 सब क्लाज 7 और सेक्शन 24 सब क्लाज 8। ये 3 प्रीलिम्स के सवाल इसमें पूछे जा चुके हैं। अब देखें कि जो सेक्शन 24 है इसका जो पहला क्लाज क्या कहता है। सेक्शन 24 के पहले क्लाज में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट में मामले को संचालित करने के लिए हाई कोर्ट के परमिशन से लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। तो एक तो आप देखें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जाता है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार मामले का अपने संचालन करने के लिए हाई कोर्ट के परमिशन से हाई कोर्ट में एक लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकती है। साथ ही साथ हाई कोर्ट को ये भी हाई कोर्ट में
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार लोक अभियोजक के अलावा हाई कोर्ट के परमिशन से वह चाहे तो एक से अधिक अपर लोक अभियोजक को भी नियुक्त कर सकती है। तो एक तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति होती है यह हाई कोर्ट में होती है, और हाई कोर्ट में कौन नियुक्ति करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट की परमिशन से कर सकती है। दूसरी चीज कि प्रत्येक जिला न्यायालय में जो सेशन खंड होता है उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मामले को संचालित करने के लिए वह नियुक्त कर सकती है। इसी तरीके से तीसरे उपखंड के अंतर्गत राज्य सरकार को भी अधिकार दिया गया है कि वह जिला न्यायालय में मामले का संचालन करने के लिए वह एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त कर सकती है। तो अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एक तो इसको हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जाता है, दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन में इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो लोक अभियोजक एक होता है और एक से अधिक अपर लोक अभियोजक होते हैं। तो अब आगे अब यहाँ पर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अपर लोक अभियोजक है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो देखें इस संबंध में जो सेक्शन 24 का जो सब क्लाज 4 है यह स्पष्ट करता है, और ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 24 सब क्लाज 4 के अंतर्गत बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन के परमिशन से वकीलों का एक पैनल तैयार करेगा जो लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए सुपात्र होंगे। तो अब यहाँ पर प्रीलिम्स का सवाल पूछा जाता है, चौथे खंड को ध्यान में रखना है कि जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन के परमिशन से वकीलों का एक पैनल तैयार करता है जो लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए सुपात्र होते हैं। अब जो धारा 24 की उपधारा 5 है यह भी स्पष्ट कर देती है कि लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक किसको नियुक्त किया जाएगा? तो लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक उसी को नियुक्त किया जाएगा जो धारा 24 की उपधारा 4 के अंतर्गत जो पैनल तैयार किया गया है उसी में से लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 24 का जो सब क्लास 6 है यह भी स्पष्ट कर देता है कि जहां पर लोक अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर है और यदि उसमें से कोई लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए पात्र है तो उसको भी लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। तो जहां अभियोजन अधिकारियों का कैडर है उसमें से भी लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक को नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन धारा 24 की उपधारा 6 यह भी स्पष्ट कर देती है कि यदि अभियोजन अधिकारी के कैडर में से यदि कोई लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं है तो धारा 24 की उपधारा 4 के अंतर्गत जो वकीलों का पैनल तैयार किया गया है
उसी में से लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक को नियुक्त किया जाएगा। अब आगे स्पष्ट किया गया है, जो सब क्लास 7 है, इम्पॉर्टेंट है कि विशेष लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक को नियुक्त होने के लिए इसकी पात्रता क्या है। तो इसकी पात्रता है कि कम से कम 7 वर्ष तक का जो विधि व्यवसाय का कार्य किया है, 7 वर्ष तक प्रैक्टिस किया है, केवल उसी को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। सब क्लास 8 भी इम्पॉर्टेंट है कि विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करना है, तो उसके लिए पात्रता क्या है। तो विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त होने के लिए पात्रता है कि कम से कम 10 वर्ष तक का प्रैक्टिस किया हो। तो कम से कम जो 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय का कार्य किया है, उसी को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 24 है और सेक्शन 24 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। चौथा क्लास, 7वां क्लास और 8वां क्लास। अब सेक्शन 24 के बाद अब सेक्शन 25 देखा जाए तो सेक्शन 25 में सेक्शन 25 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सरकार की तरफ से मामले का संचालन करने के लिए एपीओ को अपॉइंटमेंट किया जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन में मामले का संचालन करने के लिए लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक को नियुक्त किया जाता है और सेक्शन 25 के अंतर्गत सरकार की तरफ से मामले का संचालन करने के लिए जिला न्यायालय में एपीओ को अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामले का संचालन करने के लिए एपीओ को अपॉइंटमेंट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामले का संचालन करने के लिए एपीओ को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी है उसको एपीओ अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो इसको पहले भी आपको बता चुके हैं जब सेक्शन 302 आपको बताए थे कि धारा 302 और सेक्शन 25 दोनों को साथ में मिला करके पढ़ना चाहिए और इससे पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि जनरल रूल क्या है। जनरल रूल है कि पुलिस अधिकारी को एपीओ अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि पुलिस अधिकारी को एपीओ अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो पहली चीज कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामले का संचालन करने के लिए कोई एपीओ उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज कि जो पुलिस अधिकारी है उसको इंस्पेक्टर से कम रैंक का नहीं होना चाहिए और तीसरी चीज कि उस इंस्पेक्टर ने उस मामले का इन्वेस्टिगेशन न किया हो। ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो पुलिस ऑफिसर को एपीओ अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अब देखें सेक्शन 25 के बाद सेक्शन 25A वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेन्स और धारा 25A अभियोजन निदेशालय से संबंधित है और जो सेक्शन 25A है इसको 2005 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है और ये जो प्रावधान है ये कब से लागू है तो यह 23 जून 2006 से यह लागू है। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो सेक्शन ध्यान रखिएगा कि अभियोजन निदेशालय के संबंध में
प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 25A के अंतर्गत दिया गया है। और दूसरी चीज़ को कब जोड़ा गया है, तो 2005 में संशोधन करके जोड़ा गया है। ये कब से लागू है, तो 23 जून 2006 से ये लागू है। अब देखेंगे कि अब सेक्शन 25A के अंतर्गत राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना करेगी और अभियोजन निदेशालय का जो प्रमुख होगा वह कौन होगा, अभियोजन निदेशक होगा। तो अभियोजन निदेशालय में एक अभियोजन निदेशक होगा और एक से अधिक उप अभियोजन निदेशक होंगे। अब अभियोजन निदेशक एवं उप अभियोजन निदेशक की नियुक्ति के लिए इनकी पात्रता क्या है, ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कम से कम जो 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय का कार्य किया है उसी को अभियोजन निदेशक एवं अभियोजन उप निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। तीसरी चीज ध्यान रखना है कि अभियोजन निदेशक एवं अभियोजन उप निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है। अब ये जो अभियोजन जो निदेशक होता है या अभियोजन उप निदेशक है, ये किसके अधीनस्थ माने जाते हैं, तो यह होम मिनिस्ट्री के अधीनस्थ इनको माना जाता है। और जो अभियोजन उप निदेशक है वह अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ माना जाएगा। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं तो फिर पीटी में सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। जैसे सेक्शन 24 पढ़ाए और सेक्शन 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत आपने देखा कि हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंटमेंट किया जाता है और सेक्शन 24 का 8 सब क्लास के अंतर्गत आपने देखा कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष की उसका विधि व्यवसाय का जो कार्य किया है उसी को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। तो अब सेक्शन 24(1) के अंतर्गत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सेक्शन 24 सब क्लास 8 के अंतर्गत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये किसके अधीनस्थ होंगे, तो यह अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ होंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि आगे जो फिर सेक्शन 24 में आपने पढ़ा कि प्रत्येक जिला न्यायालय में मामले का संचालन करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाएगा, अपर लोक अभियोजक को नियुक्त किया जाएगा। तो ये किसके अधीनस्थ माने जाएंगे, तो ये अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ माने जाएंगे। तो ये सेक्शन 25A प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब आगे देखें सेक्शन 26, धारा 26 बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 26 में सवाल ये बनता है कि क्या हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है, क्या हाई कोर्ट विचारण कर सकता है। तो सेक्शन 26 से पूरी तरीके से स्पष्ट है कि हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है। जनरली हाई कोर्ट ट्रायल करता नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेज में हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है। तो सेक्शन 26 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि यदि आईपीसी में वर्णित कोई अपराध है तो उसका ट्रायल कौन कर सकता है। तो आईपीसी में वर्णित अपराध का ट्रायल एक तो हाई कोर्ट कर सकता है, दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, या संहिता की जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें जो कोर्ट बताए गए हैं उसके द्वारा ट्रायल किया जा सकता है।
तो मेन पॉइंट यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि क्या हाई कोर्ट ट्रायल कर सकता है। सेक्शन 26 स्पष्ट करता है कि हाई कोर्ट ट्रायल कर सकता है। हाई कोर्ट कैसे ट्रायल करता है इसको सेक्शन 474 के अंतर्गत देखेंगे तो धारा 474 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हाई कोर्ट उसी प्रकार से ट्रायल करेगा जैसे कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है। तो ये सेक्शन 26 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। आगे सेक्शन 26 में बताया गया है कि अन्य विधि में वर्णित अपराध है उसका ट्रायल किसके द्वारा किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 26 है। सेक्शन 27 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 27 में बताया गया है कि किशोरों के मामले में विचारण की अधिकारिता किस कोर्ट को है। तो सेक्शन 27 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। शुरू में ही लिखा है कि ऐसा अपराध जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता है। तो ये दो को छोड़ करके कोई व्यक्ति जो अपराध कारित किया है और कोर्ट के समक्ष जब उपस्थित होता है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, तो उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो देखें लिखा है कि उसका विचारण एक तो सीजीएम के द्वारा किया जाएगा या बालक अधिनियम 1960 के अंतर्गत जो कोर्ट बताई गई है उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन 16 वर्ष से जो कम आयु का बालक है उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, तब जो उसका ट्रायल किया जाएगा तब उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही किया जाएगा। क्योंकि शुरू में लिखा है कि मृत्यु एवं आजीवन कारावास को छोड़ करके यदि 16 वर्ष से कम आयु का बालक है तो उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, तब सीजीएम के द्वारा किया जाएगा या बालक अधिनियम 1960 के अंतर्गत जो कोर्ट बताई गई है उसके द्वारा किया जाएगा। अब सेक्शन 27 के बाद सेक्शन 28 भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या दंड दे सकता है। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या दंड दे सकता है, तो सेक्शन 28 स्पष्ट कर देता है कि हाई कोर्ट विधि द्वारा पारित कोई भी दंडादेश दे सकता है। अब दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन में, तो कोर्ट ऑफ सेशन में आपको बता चुके हैं कि 3 जज बैठते हैं, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। ये भी आपको मैंने बताया कि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश का पद इक्विवेलेंट होता है, अतः सेशन न्यायाधीश एवं अपर सेशन न्यायाधीश भी विधि द्वारा पारित कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा यदि मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो हाई कोर्ट के द्वारा उसका कन्फर्मेशन किया जाना आवश्यक होता है। लेकिन जो सहायक सेशन न्यायाधीश होता है वो क्या दंड दे सकता है, तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है। अर्थात जो सहायक सेशन न्यायाधीश है वो 10 वर्ष तक का दंड दे सकता है। अब आपको ध्यान रखना है कि अब यदि मान लीजिए कि हाई कोर्ट ऑफ सेशन है और उसके द्वारा सेशन न्यायाधीश के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो हाई कोर्ट के द्वारा उसका कन्फर्मेशन आवश्यक है। तो यदि कोर्ट ऑफ सेशन मृत्यु दंडादेश दे देता है तो सेक्शन 366 के अंतर्गत मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करने के लिए उसको हाई कोर्ट के पास रखा जाता है।
सेक्शन 368 के अंतर्गत हाई कोर्ट मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करता है। मृत्यु दंडादेश की पुष्टि हाई कोर्ट के कितने न्यायाधीश के द्वारा की जानी चाहिए? धारा 369 बताती है कि कम से कम 2 न्यायाधीशों के द्वारा पुष्टि होनी चाहिए। और हाई कोर्ट जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि कर लेता है तो मृत्यु दंडादेश का निष्पादन करने के लिए हाई कोर्ट धारा 413 के अंतर्गत फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा मृत्यु दंडादेश का निष्पादन कराया जाता है। अब सेक्शन 29 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय क्या दंड दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपने देखा कि एक तो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट आता है, तो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट क्या दंड दे सकता है? फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट 3 बरस तक का कारावास दे सकता है या 10,000 रुपए का जुर्माना कर सकता है या दोनों दंड दे सकता है। दूसरा सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट है, ये क्या दंड दे सकता है? तो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट 1 बरस तक का कारावास दे सकता है या 5,000 रुपए का जुर्माना कर सकता है या दोनों से दंडित कर सकता है। अब इसके बाद मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कौन है? एक सीजीएम है और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। इसको बताए कि दोनों पद इक्विवेलेंट होता है। तो सीजीएम कौन सा दंड दे सकता है? तो लिखा है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 बरस से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सीजीएम कितना कारावास का दंड दे सकता है। तो 7 बरस तक के कारावास के दंड से दंडित कर सकता है। यहाँ पर अब एक चीज ध्यान रखना है कि अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को बताया गया है 10,000 रुपए का फाइन कर सकता है। सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट 5,000 रुपए तक का फाइन कर सकता है। और सीजीएम के बारे में सेक्शन 29 साइलेंट है। सीजीएम कितना फाइन कर सकता है इसको सेक्शन 29 में स्पष्ट नहीं किया गया है। तो अब सवाल ये है कि सीजीएम कितना फाइन कर सकता है। अब इस प्रश्न का उत्तर के लिए आपको आईपीसी की सेक्शन 63 को देखना होगा और आईपीसी का सेक्शन 63 यही कहता है कि जहां जुर्माने की राशि को अभिव्यक्त नहीं किया गया है, एक्सप्रेस नहीं किया गया है, वहां जुर्माना अनलिमिटेड होगा, किंतु उसको आत्यंतिक नहीं होना चाहिए, उसको एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो जहां जुर्माने की राशि को स्पष्ट नहीं किया गया है, धारा 29 में नहीं बताया गया है कि सीजीएम कितना फाइन कर सकता है, तो सीजीएम कितना फाइन कर सकता है? अनलिमिटेड फाइन कर सकता है, लेकिन उसको एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद सेक्शन 30 है और सेक्शन 30 में बताया गया है कि यदि जुर्माना फाइन देने में अभियुक्त डिफॉल्ट करता है तो उसको फाइन देने में यदि डिफॉल्ट करता है तो फाइन देने में व्यतिक्रम करने पर उसको कितना कारावास की सजा दी जा सकती है। तो सेक्शन 30 के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट विधि में जितना प्राधिकृत है उतना उसको जुर्माना न देने पर उसको कारावास से उसको दंडित कर सकता है। लेकिन सेक्शन 30 में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सेक्शन 29 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जितना कारावास देने के लिए सक्षम है उससे अधिक कारावास वो नहीं दे सकता है। तो सेक्शन 30 को भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब लास्ट सेक्शन इसमें 31 है और सेक्शन 31 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए सेक्शन 31 में पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि जहां पर ज्वाइंट ट्रायल होता है तो सेक्शन 31 सबसे पहली चीज ये स्पष्ट करती है कि जैसे एक अभियुक्त है और एक से अधिक अपराध किया है और एक अभियुक्त का एक से अधिक अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारण किया जाता है,
उसमें उसको दोषित किया जाता है तो जितना उसने अपराध कारित किया है, सामान्य नियम है कि धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसको अलग अलग दंड से दंडित किया जाएगा। लेकिन अब दूसरी चीज दंडित किया जाएगा और दूसरी चीज सेक्शन 31 में बताया गया है कि दंड भोगने का क्या तरीका होगा। तो यदि एक अभियुक्त को भिन्न भिन्न अपराध के लिए भिन्न भिन्न दंड दिया गया है तो दंड भोगने का तरीका होगा कि वह अलग अलग ही दंड को भोगेगा जब तक न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं दे दिया गया है कि ऐसे दंड को वह एक साथ भोगेगा। दूसरा इसमें प्रिलिम्स का सवाल ये बनता है कि ज्वाइंट ट्रायल के मामले में मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को अधिकतम कितना दंड दे सकता है। तो सेक्शन 31 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट जितना दंड देने के लिए सक्षम है उससे दुगुना दंड से ज़्यादा दंड नहीं दे सकता है। अर्थात ज्वाइंट ट्रायल के मामले में सीजीएम है वह 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, तो 7 वर्ष का दुगुना वह 14 वर्ष के कारावास तक दंड दे सकता है। फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है 3 वर्ष का कारावास दे सकता है, तो ज्वाइंट ट्रायल के मामले में वह 6 वर्ष तक का अधिकतम कारावास दे सकता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सेक्शन 31 में यह लिख दिया गया है कि ज्वाइंट ट्रायल के मामले में मजिस्ट्रेट अधिकतम 14 वर्ष तक का दंड दे सकता है। तो सेक्शन 31 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो आज के टॉपिक में आपने देखा कि धारा 3 से लेकर के धारा 31 के बीच में प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ सवाल पूछा जाता है। That's all. Kindly subscribe, like and share. Thank you.